नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के लाल किले से मैं हूं शरद शर्मा और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कनॉट प्लेस से परिमल कुमार। चक्रवाती तूफान यास का असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिखना शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और बरसात भी शुरू हो गई है। ओडिशा के पारादीप से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इसके कल सुबह 5:30 बजे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट को पार करने की उम्मीद है। ये तूफान धमरा पोर्ट और बालासोर के बीच तट से टकराएगा। खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंच सकती है। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ के डीजी के मुताबिक प्रभावित होने वाले 5 राज्यों और अंडमान निकोबार में 115 टीमों को तैनात किया गया है। इनमें 52 टीमें ओडिशा और 45 टीम पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए हैं, हमारी सहयोगी। मनीष जी, लोग ये जानना चाह रहे हैं, अभी एक तूफान निकला है और एक और तूफान अभी आ गया है, तो जहाँ तक नुकसान की क्षमता की बात है, क्या आकलन अभी है कि क्या ये तूफान कितना नुकसान कर पाएगा, उतना करेगा या उससे कम करके जो है लोग राहत की सांस ले सकते हैं? निश्चित रूप से लोगों के लिए राहत की सांस की कोई खबर नहीं है शरद, क्योंकि ये जो इस बार का तूफान है, यस तूफान जो है, ये इसका जो प्रभावित इलाका है वो कई राज्य हैं, खासकर उड़ीसा और बंगाल के 8 ज़िले हैं। उड़ीसा में भी 8 से 10 ज़िले इस तूफान से प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से जो तैयारियां हैं उससे जान माल की क्षति जो है, जो पूर्व के तूफानों में होती थी उसकी तुलना में काफ़ी कम होगी। लेकिन हाँ, लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान होगा उसके बारे में कोई अभी नहीं कह सकता। ये कल शाम के बाद ही जो है आप कह सकते हैं, या परसों सुबह से लोग इसका आकलन लेंगे, क्योंकि कल का जो दिन है, अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम दीघा में हैं। दीघा में तेज बारिश के साथ साथ जो है हाई टाइड भी जो है काफ़ी शुरू हो गया है और आज की रात जो है वो कहते हैं तूफानी रात है। और कल का जो दिन होगा वो भी काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कल के पूरे दिन जो है तेज हवा, तेज बारिश और साथ ही साथ हाई टाइड का दिन रहेगा। शरद। यूपी के तमाम ग्रामीण इलाकों में लोग अंधविश्वास की वजह से कोरोना का टीका लगवाने से बच रहे हैं और गाली गलौज भी स्वास्थ्यकर्मियों से हो रही है और मारपीट तक की नौबत आई है। बारामगी के एक गांव में तो युवक जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वो नदी में कूद गए टीका लगवाने से बचने को लेकर। देखिए कमाल खान की रिपोर्ट। टीका लगवाने यूपी के तमाम गांवों में आशा बहुओं के साथ लोग ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। वे आशा बहुएं जो कभी इन गांवों का हिस्सा हुआ करती थीं, इनके सुख दुख में शामिल थीं, गांव की दुश्मन समझी जा रही हैं। कोविड-19 की जैसे हम लोग टीके के लिए बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बस ये कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे यहाँ से चले जाइए, हम टीका नहीं लगवाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। रायबरेली के अमावा ब्लॉक के खैरा गांव में जब हेल्थ वर्कर पहुंचे तो गांव के लोग उन पे हमले के लिए लाठी डंडों समेत सड़क पे खड़े थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से भगाने में ही खैर समझी। और ये है चित्रकूट के सुखरामपुर गांव में हेल्थ वर्कर से गांव वालों का विरोध। नहीं, खाली जांच करना है आपको। ढंग से दवाई हो सीधे मरवा दिया कि जहर के सुई लगवागा काती बीमारी आगा कोरोना में। सूजी नहीं लगना, केवल जांच करना है बस। हमें कुछ नहीं करवा, महाराज जाओ। अरे झगड़ा तो ना करो ना, तुम ना कराओ, बाकी गांव करा लिया है। पूरा गाँव न करवा, पूरे गांव का तुम ठेका लिखाए हो। एक बारिश सुरमे को लगाकर देखिए, धुंधलापन नहीं रहेगा, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे हकीम साहब का कहना है, जंगल की जड़ी बूटी का दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथों में है, बहाना है दवाई का। बाराबंकी के सिसौंदा गांव के डॉक्टर अलीजान गांव पहुंच गए हैं। कैसी विडंबना है कि गांव वाले भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को
जहर समझ रहे हैं, लेकिन वे अलीजान से इलाज कराते हैं। इस गांव के आंख, नाक, कान, गले, हड्डी, हर चीज के डॉक्टर वही हैं। 11 दिन लगातार लगाकर देखिए। इस पे फायदा होता है, कान में बहता हो, कान सुनाता हो, कान से सांस सांस आवाज़ आती हो, उसके लिए है ये फायदा। और हमारे पास खुजली वाली दवा है, खुजली हो, दर्द हो, किलकिलैया, सूखी होदी खुजली, उनकी दवाई है हाशमी कंपनी की। और बाकी हिंग मटी है, गैस बनती हो, पेट फूलता हो, खट्टी मीठी डकारें आती है, उनके लिए है। सिसौंदा वही गांव है जहां 2 रोज पहले करीब 1 दर्जन गांव वाले कोरोना का टीका लगाने हेल्थ वर्कर के आने पे गांव की नदी में कूद गए थे ताकि कोई उन्हें टीका न लगा दे। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को वैक्सीन न लग पा रही हो, इन गांवों में वैक्सीन से बचने के लिए लोग अगर नदी में कूद जाएं तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जिसे दूर करने के लिए बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। बलिया में करुणा सिंधु, चित्रकूट में परवेज, औरैया में अरुण अग्रवाल और बाराबंकी में राजेश और सरफराज के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश के शहर शहर में हाहाकार मचा दिया। इस दौरान प्रयागराज समेत कई शहरों में लोगों ने गंगा किनारे रेत में शवों को दफन किया, उनके ऊपर चादर उड़ा दी और लकड़ी से उसके चारों ओर घेराबंदी कर दी। लेकिन अब तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें शवों के ऊपर से चादर को हटाया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में चादरें हटाई जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ऐसा शवों की गिनती छुपाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन इसके पीछे तर्क दे रहा है कि शव निकल आए थे जिन्हें ठीक से दफनाने के लिए ऐसा किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, लिखा है, जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से रामनामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। दिल्ली से अब राहत भरी खबर, कोरोना के मामले भी घट रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी। पिछले 24 घंटों में 1,0568 नए मामले सामने आए, जबकि 156 लोगों की मौत हुई। 16 अप्रैल के बाद एक दिन में मौतों की ये सबसे कम संख्या है। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 2.14% हो गई है। 27 मार्च के बाद ये सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है। दिल्ली में राहत के बाद अब दिल्ली से ही चिंता की खबर वो ये है कि दिल्ली का सबसे बड़ा, बल्कि देश का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। यहाँ पर हालत ये हो गई है कि इतने कोरोना के मरीज रोजाना एडमिट नहीं हो रहे जितने ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट हो रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि दिल्ली के अंदर ब्लैक फंगस की बीमारी कितनी तेजी से अपने पांव पसार रही है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इन दिनों कोरोना के रोजाना 10 से 12 मरीज आ रहे हैं, जबकि ब्लैक फंगस के 15 से 20 मरीज। हाँ जी, आप बताओ, आपको कोई दिक्कत? 21 मई को इस अस्पताल में ब्लैक फंगस के सिर्फ 13 मरीज एडमिट थे। मंगलवार 25 मई को इनकी संख्या बढ़कर 64 हो चुकी है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ट्रीटमेंट पूरा मिल रहा है? 3-4 दिन पहले कुल हमारे पास 13 पेशेंट थे और आज की डेट में अभी हमारे पास 64 पेशेंट हो गए। 64 61 ऑलरेडी एडमिट हैं और 3 कैजुअलिटी में अभी एडमिट हुए हैं। तो देखिए कि कितनी तेज़ी से ये संख्या बढ़ रही है। रोज़ हमारे पास 15 से 20 पेशेंट्स ब्लैक फंगस के एडमिट हो रहे हैं और जो कोरोना के पेशेंट हैं वो अब कम एडमिट हो रहे हैं और ये ब्लैक फंगस के ज़्यादा हो रहे हैं। शुक्रवार तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मरीज थे। अब 500 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में एडमिट हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत की है। 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। ब्लैक फंगस बीमारी कोरोना से भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। जानलेवा तो ये है ही, साथ ही कई तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसके इलाज में लगते हैं, तब कहीं जाकर महीने भर में ये बीमारी ठीक हो पाती है। लेकिन फिलहाल चिंता इलाज को लेकर नहीं है बल्कि दवा को लेकर है, जिसकी जबरदस्त किल्लत चल रही है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
पहलवान साथी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उनके साथी अजय को लेकर पुलिस छत्रसाल स्टेडियम में पहुंची, क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाने की कोशिश की और इसमें साथ में पुलिस इस भूमिका की भी तलाश कर रही है कि कहीं इसमें दिल्ली के नामी गैंगस्टर का हाथ तो नहीं। 4 से 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में क्या हुआ, ये जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार सुबह तड़के आरोपी सुशील कुमार और उसके साथी अजय को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची। वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया जिससे पता चल सके कि आखिर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस का यह दावा है कि 4 मई को सुशील अपने 15 साथियों के साथ सागर धनखड़ और उसके 4 साथियों को यहां पर किडनैप करके लाया था और पार्किंग में उनका झगड़ा हुआ। उसके बाद सुशील ने सागर धनखड़ को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और जबकि उसके साथी घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मॉडल टाउन के उस फ्लैट में पहुंची जहां मृतक सागर आखिर के 15 दिन रहा था। आरोप है कि इसी फ्लैट के बाहर बुलाकर सागर और उसके साथियों को अगवा किया गया। फ्लैट के बाद पुलिस ने उन 3 कारों की भी फोरेंसिक जांच कराई जिनसे हमलावर आए थे। ये 3 गाड़ियां पुलिस को उस रात छत्रसाल स्टेडियम से बरामद हुई थीं। पुलिस को जांच में पता चला है कि सुशील कुमार का मेलजोल दिल्ली के बड़े गैंगस्टरों से था जो विवादित जमीनों पर कब्जे और दिल्ली के टोल नाकों पर टैक्स वसूली का काम करवाते थे। सुशील के साथ जो स्कॉर्पियो कार आई थी उसमें जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे थे। वहीं मृतक सागर धनखड़ का साथी सोनू महाल गैंगस्टर संदीप काला का भतीजा है। सुशील के हमले में सोनू भी घायल हुआ और वो चश्मदीद गवाह भी है। सुशील को अब दुबई में बैठे गैंगस्टर संदीप काला से खतरा है। यह अब तक साफ नहीं हुआ है कि हत्या की वजह फ्लैट के किराए को लेकर झगड़ा है या इसके पीछे कोई और वजह है। सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में करीब 1 दर्जन चोट के निशान मिले हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालत यह है कि मार्च से अब तक सरसों का तेल 50 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसानों को इस बार पहली बार जो सरसों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपये प्रति कुंटल है उससे ज़्यादा मिल रहा है और इसकी वजह से हरियाणा की जो तावड़ू मंडी है वहाँ पर सरसों की सरकारी खरीद ना के बराबर है। इस बार सरसों महंगी क्यों है या ज़्यादा भाव सरसों का क्यों मिल रहा है, हरियाणा की तावड़ू मंडी से एक आढ़ती से बात करके बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि चंद्रन शुक्ला। हम इस वक्त नूह के तावड़ी जो अनाज मंडी है वहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सरसों की जो फसल है उसको किसानों से खरीदी गई है और शाहिद जी जो कि तावड़ू के अनाज मंडी में काफ़ी दिनों से अनाज की खरीद फरोख्त का काम करते हैं वो हमारे साथ में हैं। कब से ये दाम बढ़ना हुआ, अभी क्या रेट चल रहा है और आपको लगता है कि इस बार किसानों को फायदा हुआ है? अब की बार जी ऐसा हुआ है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि एमएसपी से ज़्यादा सरसों का रेट प्राइवेट सेक्टर में भी मिला है किसानों को। अच्छा। पिछली बार भी क्या था कि 4425 का भाव था और प्राइवेट रेट 3400-3500 का था। अच्छा, मतलब तो कम था। तो गवर्नमेंट में सरकार में ज़्यादातर किसानों ने अपनी फसल को बेच के अच्छा पैसा कमाया। हाँ। लेकिन इस साल थोड़ा विपरीत हो गया। हाँ। कि प्राइवेट सेक्टर का रेट था जो वो महंगा था और एमएसपी गवर्नमेंट की थी वो सस्ती थी। अच्छा। सरकारी जो रेट था वो था 4650 रुपए का। हाँ। और हमारे यहाँ जब से मंडी में अराइवल शुरू हुई है सरसों की 15 मार्च से उस दिन से और आज तक कभी कोई सरसों की ढेरी 4650 बिकी नहीं। अच्छा, मतलब सब उससे ऊंची बिकी हैं। अच्छा। तो इस कारण किसानों को सरकार को फसल देना तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, मतलब सरकार को बेची नहीं किसानों ने? किसी ने नहीं बेची। आप जैसे मतलब सारे लोगों को बेचा है। मंडी में जो प्राइवेट सेक्टर में आड़ती हैं उनने परचेज किए, बाहर से मिल वाले जो आते हैं उन्होंने परचेज किए। अच्छा। जो तेल निकाल के बाजार में सेल आउट करते हैं। अच्छा, क्यों बढ़ रहा है सरसों का इस बार, क्यों बढ़ा? ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि भाई विदेशी तेल अपने जो खाद्य तेल है उनको बढ़ावा देने के लिए। हाँ। दूसरा क्या था कि लॉकडाउन के कारण विदेश से जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाम ऑयल वगैरह आता है, इम्पोर्ट होता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। तो विदेश की जो तेल आता है और हमारे इंडिया का जो सरसों का तेल है इसके कंपैरिजन में करे जाए तो लगभग सेम ही पड़ता है। अच्छा। ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जैसे पहले होता था विदेशी तेल सस्ता पड़ता था, इंडिया का तेल महंगा होता था, तो विदेशी तेल पे निर्भर रहते थे हम।
इस कारण अब की बार रेट ज़्यादा होने की वजह से पाम ऑयल का, उसकी वजह से हमारे सरसों का तेल है इसको ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहे लोग। पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। कल यानी 26 मई को किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस दिन किसानों ने विशेष आयोजन किया है और उन्होंने ये कहा है कि अपने घरों, दुकानों, गाड़ियों पर काले झंडे लहराकर विरोध जताया जाए। उन्होंने अपील की है और इस दिन किसान भी आंदोलन स्थलों पर काले झंडे लगाएंगे। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए पटियाला के अपने आवास पर काला झंडा लगाया। उन्होंने इसका वीडियो भी ट्वीट किया है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने, उनकी बेटी ने अमृतसर के अपने घर पर काला झंडा लगाया है।